इस होली में जबकि सरकार इसके लिए विशेष बैठकें करती है और पुलिस को लगा दी है, फरमान जारी कर दी है, उसके बाद हाफ 600 में, फुल 1200 में उपलब्ध है, घर घर उपलब्ध है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कैसा व्यवहार रहा है, जो अब तो वो संवैधानिक पद को भी मान सम्मान के दृष्टिकोण से देखना बंद कर दिए हैं। सिर्फ शराबबंदी को ही लेकर नहीं, शराबबंदी नहीं तो अभी शेल्टर होम का मामला आपके सामने से गुजरा है। कितना घिनौना वो है, जो कि मतलब अगर उसको सही से बोला जाए तो बोलने में भी शर्म आएगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। होली हम मना चुके और बहुत धूमधाम से मना चुके। अब बिहार में जो राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है, सत्ता और शासन के खिलाफ और साथ दोनों वाली बात है। और हमारे साथ एक विशेष मेहमान है। आप यूँ समझिए कि बिहार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष के रूप में खड़ी है तो वो गिने चुने ही लोग हैं। या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात कर लें, या फिर रामविलास के पुत्र नई पार्टी के साथ जो राजनीतिक कैरियर की चढ़ान चढ़ रहे हैं, लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की बात कर लें। दोनों लोग बहुत कड़े तेवर में दिखते हैं और सरकार के खिलाफ भी खड़े रहते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए अपोजिशन की बात करें तो। और हमारे साथ अभी फ़िलहाल एक बेहतरीन कार्यकर्ता कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, विवेक आनंद जी हमारे साथ हैं। लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव हैं ये। मिलवाइए इनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम दर्शकों को, तमाम श्रोताओं को प्रणाम करते हैं। और अब बिलेटेड होली ही कह सकते हैं, हैप्पी होली कह सकते हैं, क्योंकि होली तो हम लोगों ने कल ही मना लिया है। अब आप हमसे जो भी पूछना चाहे, बातचीत सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल स्वागत। अभी हमने पहले भी कहा अपने दर्शकों से कि बिहार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर अपोजिशन पार्टी का नेतृत्व कोई कर रहा है तो वह एक दो लोग ही गिने चुने सामने दिखते हैं। या चिराग पासवान दिखते हैं या तेजस्वी यादव दिखते हैं। तेजस्वी यादव कभी नर्म रहे तो चिराग पासवान कभी गर्म दिखते हैं, और कभी चिराग गर्म रहे तो तेजस्वी यादव नर्म दिखते हैं। तो सरकार की कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिसको लेकर आपकी पार्टी सरकार को घेरे हुई है? देखिए, सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो लोक के हित में अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि बिहार में शराबबंदी, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी शराबबंदी का समर्थन करती है। लेकिन इस तरह की शराबबंदी का नहीं कि पहले ठेका पर मिलता था, पहले दुकानों में शराब उपलब्ध रहता था, अभी होम डिलीवरी हो रहा है। वो कहावत अभी घर घर सुनने को मिल रहा है। अभी इस होली में जबकि सरकार इसके लिए विशेष बैठकें करती है और पुलिस को लगा दी है, फरमान जारी कर दी है, उसके बाद हाफ 600 में, फुल 1200 में उपलब्ध है, घर घर उपलब्ध है। गाना बन गया इस पे। गाना बन गया। तो इस सरकार के विरोध में अगर हम लोग नहीं आवाज़ उठाएं तो फिर क्या होगा? ये तानाशाह सरकार है, निरंकुश सरकार हो गई है। अभी आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कैसा व्यवहार रहा है, जो अब तो वो संवैधानिक पद को भी मान सम्मान के दृष्टिकोण से देखना बंद कर दिए हैं। आप मुझे लगता है कि पिछले विधानसभा के सत्र में जो हुआ बवाल, आप उसको लेकर बात कर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका इशारा सही है। और मैं भी वही कह रहा था कि उनसे ऐसी उम्मीद करना, वो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं और उनको हमसे ज़्यादा या किसी से भी ज़्यादा समझ है इस बात की, और उनका वैसा व्यवहार हो रहा है। ये सिर्फ खुन्नस में ऐसा कर रहे हैं। किस बात का खुन्नस है? किस बात का खुन्नस? अरे भाई, आदमी रात में सोए में सपना देखता है, वो दिन में भी सपना देखते। इससे पहले वो खुद को पीएम मटेरियल कहने लगे थे। अपने पार्टी से बाज़ाब्ता जो है प्रस्ताव पास करवा लिया था।
जबकि पीएम की वैकेंसी तो मेरे नज़र में नहीं है। नहीं। अच्छा, आपके नज़र में वैकेंसी क्यों नहीं है? अरे वहाँ अभी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कार्यकाल से अभी हमको नहीं लगता है कि कोई असंतुष्ट है और अभी उनका कोई जगह लेने वाला है। वो अभी सर्वमान्य नेता है। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति मटेरियल के हिसाब से भी देखा जा रहा है। हाँ, तो वो जब वैकेंसी नहीं है उसके बाद इन्होंने देखा कि अगर ये जो अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, तो ये थोड़ा सा बुद्धि लगाना शुरू किए थे कि अगर ये चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में आ जाता है तो फिर ये राष्ट्रपति की उम्मीदवारी घोषित करने में लगे हुए थे, खुद को राष्ट्रपति के रूप में प्रोजेक्ट करवाने में लगे हुए थे। उनका वो भी सपना लगता है गड़बड़ा गया, तो लोग तो परेशान होगा ही ना, तो उनका परेशान होना स्वाभाविक है और इसी में वो अपना आपा खोते जा रहे हैं। आप लोग कितना परेशान कर पा रहे हैं उनको? हम लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ जो समस्याएं आ रही हैं उसके तरफ खुल के बोल रहे हैं। सिर्फ शराबबंदी को ही लेकर? नहीं, शराबबंदी नहीं, तो अभी शेल्टर होम का मामला आपके सामने से गुजरा है। कितना घिनौना वो है, जो कि मतलब अगर उसको सही से बोला जाए तो बोलने में भी शर्म आएगा। पदाधिकारियों को आदमी परोसता है शराब, वैसे बेटियों को परोसा जा रहा है क्या? यही बिहार की का कल्पना करके लोगों ने उनको बिठाया था? ये तो बहुत ही घिनौना हो रहा है। अगर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से थोड़ा सा भी सीख लिए होते, वो थोड़ा सा भी उस पर कड़ाई से पेश आए होते, तो ये दूसरा कांड नहीं होता गाय घाट वाला। तो हम तो ये भी नहीं देखे कि कोई लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेके पटना जाम कर रहा हो इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल हम लोग किए हैं। हम लोग 15 फरवरी को बिहार बचाओ राजभवन मार्च जो हम लोगों ने किया था, इस सरकार के विरोध में ही राजभवन को हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया। संजोग से उस दिन महामहिम राज्यपाल उपलब्ध नहीं थे, तो हम लोगों ने वहाँ जाके जो वहाँ पदाधिकारी थे उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। हमारी 7 सदस्यीय कमेटी वहाँ गई थी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, और हम लोग शुरू से नीतीश कुमार के जो भी गलत नीति है उसका विरोध हम लोग करते आए हैं। वो कहते हैं कि उनका जो नल जल योजना है विकास के लिए वो काफ़ी होता है, लेकिन नहीं, हमारी पार्टी का मानना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का मानना है कि हमारा बिहार तब आगे जाएगा जबकि रोजगार हमारे बिहारियों को अपने ही प्रदेश में उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य के लिए हमको बाहर नहीं जाना होगा, अपने ही प्रदेश में मेरा इलाज होगा। शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना होगा, अपने ही प्रदेश में बच्चे पढ़ पाएं। वो कोटा जाते हैं और पुणे जाते हैं, ये सब बंद होना चाहिए, तब सही मायने में बिहार का विकास और विकसित बिहार कहा जाएगा। तो ये सब मांग हमारी पार्टी का जो विज़न है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये माननीय चिराग पासवान जी का सपना ही नहीं है, उसको हकीकत में करने के लिए वो बेताब हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से लोगों को वो प्रभावित कर रहा है, वो अच्छा लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जो हम लोग आगे आने वाले समय में हमारे चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उसके बाद बिहार का कायाकल्प हो सकता है। अच्छा। ये नीतीश जी का जो है अब बिल्कुल वो थक गए हैं। अब उनके लिए सिर्फ एसी के रूम में वो सारा कार्यक्रम वो वहाँ से बनता है, लेकिन धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। अच्छा। यही सच्चाई है। बिहार में जो लोग राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं सर, तो हम तो सर पत्रकार हैं, हर एक तरह के लोगों के बीच उठना बैठना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि एलजेपी तब तक बहुत मजबूत थी जब तक सब लोग एक साथ थे। अब जब एलजेपी टूट गया है, पुराना वाला जिसमें उनके चाचा जी चल गए हैं, सब सांसद लेके चल गए, मंत्री हो गए, और नया वाला जो एलजेपी बना है, एलजेपी रामविलास, जिसमें सिर्फ एक चेहरा दिखता है चिराग पासवान का, और तमाम लोग जो हैं ऊपर से नीचे जो पदाधिकारी हैं वो सब मतलब यूँ कहें कि रिसेंट मेंबर हैं नई जगह की, नई पार्टी का। तो वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट तो सर वो पुराने वाले एलजेपी के साथ था। अब नए वाले में लोग, बिहार की जनता आपको क्या समझे? कमज़ोर समझे, कमज़ोर पार्टी समझे, जनाधार कम है वैसी समझे, या फिर ये समझे कि नहीं
बाउंस बैक कर रहे हैं आप लोग, कम बैक कर रहे हैं आप लोग, है ना, जनता के बीच में एक नया असर छोड़ रहे हैं चिराग पासवान जी। बहुत अच्छा आपका सवाल है। लोक जनशक्ति पार्टी जो पहले थी पुरानी वाली, वो उसका एक सीमित दायरा था। अच्छा। ठीक है, वो दबे कुचले दलितों का पार्टी, पासवानों का पार्टी समझा जाता था लोगों के बीच में। लेकिन अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो एक हमारी नई पार्टी आया है, नए सिंबल के साथ, हेलीकॉप्टर छाप है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये एक अलग प्रभाव छोड़ रहा है, जिसको कि आप आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो भीड़ आप देखे होंगे, लोगों के तरफ से जो स्वीकार किया गया इस पार्टी को, वो आशीर्वाद यात्रा के भीड़ उसके लिए काफ़ी है कहने के लिए। और हम लोग अब थोड़ा सा विस्तृत रूप में राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग किसी एक जात एक धर्म को लेके बढ़ने के मूड में नहीं हैं। हम लोग सबको इसमें समाहित करके और सबका आशीर्वाद लेके, सबका साथ लेके इसको एक विकसित बिहार बनाने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें लगे हुए हैं और हम लोग ऐसा करेंगे। और आप देख लीजिए, प्रदेश कमेटी हो, राष्ट्रीय कमेटी हो, इसमें हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय राजू तिवारी जी, आपने अभी कहा कि बहुत नए लोग आए हैं। हमारे राजू तिवारी जी पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके भाई विधायक रह चुके हैं, उनकी माताजी प्रमुख निर्विरोध बनती हैं जी। तो वो किसी मतलब कोने से नए नहीं हैं। उसी तरह अभी हमारे संसदीय बोर्ड के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे जी, तो उनका भी वो पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, उनका भी एक अच्छा कद रहा है राजनीति में, बहुत प्रभावशाली हैं। जो भी इसमें हैं, हाँ, नए भी इसमें आए हैं। चूँकि पार्टी आई, पार्टी सबको आमंत्रण दिया और जो भी अच्छे कार्यकर्ता थे उनको जगह भी मिला इसमें। तो कुछ नए भी हैं, लेकिन बहुत लोग पुराने भी हैं, अनुभवी भी हैं और काम सब कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। अभी आप बोल रहे थे कि पार्टी जो नई बनी है तो वो अपनी पॉलिटिकल धरातल को एक्सप्लोर कर रही है ना। राष्ट्रीय जो आपके नेता हैं चिराग पासवान जी, वो इस दायरे को बढ़ा रहे हैं। इस दायरे को बढ़ाते बढ़ाते वो यूपी इलेक्शन में भी चले गए थे, इस बात की भी जानकारी होगी आपको। क्या सफलता मिली, यही बता दीजिए। देखिए, इलेक्शन लड़ जाना, चुनाव लड़ जाना सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता है। अच्छा, मतलब दूसरे को हराने के लिए भी चुनाव लड़ते हैं लोग। हमारा पूरी बात हमको कहने दीजिए। संगठन विस्तार करने में चुनाव बहुत बड़ा जो है सो काम आता है। आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आपका गांव तक जो है संगठन खड़ा होता है, कार्यकर्ता खड़ा होता है। फिर उस कार्यकर्ता को आप 5 साल हार भी जाने के बाद, आप मान लीजिए चुनाव हार गए, पहली बार लड़े हार गए, फ़ायदा आपको ये हुआ कि उस मानसिकता के लोग, उस मानसिकता के जो भी वोटर हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो सब हमारे से जुड़ेंगे, हमारे पार्टी से जुड़ेंगे और 5 साल जो अगला होगा चुनाव, उसमें हम उस तरीके से खड़े हो जाएंगे कि हम लोग सीट निकाल सकें। अच्छा। जिसका उदाहरण आपको हम देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में इससे पहले लड़ी थी, फ्लॉप होके चली आई, लेकिन इस बार क्या हुआ, सुपर डुपर हिट हुई। तो ये उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसलिए वहाँ उम्मीदवारी दी थी कि हम लोग पार्टी का हर स्टेट में विस्तार करना चाहते हैं। हम ये कहें कि इसलिए दावेदारी थी कि कम से कम लोगों की नज़र तक पहुँचे। बिल्कुल, हमारा वहाँ संगठन खड़ा हो, हम वहाँ मजबूत हो सके और अगले पंचवर्षीय में जब फिर चुनाव होगा, हम लोग उसमें सीट निकाल के हाउस में जाएंगे। यही हम लोग का उद्देश्य रहा है। एक सवाल और करेंगे सर, आप अभी बेगूसराय में हैं और आपको तो पता ही होगा, बेगूसराय का मटिहानी विधानसभा क्षेत्र पूरा बिहार जानता है कि वहाँ से एकमात्र विधायक एलजेपी के राजकुमार जी जीत कर जाते हैं और बाद में वो अपना पलड़ा बदल लेते हैं। मतलब उनके बारे में क्या विचार है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये खुन्नस निकालने का जो तरीका है, अच्छा, पिछले विधानसभा में वो लोक जनशक्ति पार्टी के वजह से ही तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए, जिसको कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
इसके लिए वो हमारे माननीय अध्यक्ष के पार्टी को तोड़े, परिवार को तोड़े और बचा खुचा विधायक था उसको भी तोड़ के लेके चले गए। तो ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी का किया हुआ है सब कुछ, सब पूरा बिहार क्या पूरा देश जानती है इस बात को। इसमें हम और इससे ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे। तो उन जनप्रतिनिधि के लिए भी तो कुछ होगा ना भाई। अब सिंगल विधायक थे, अगर सदन में बैठते आपके तरफ से तो वो अलग लेवल का रिस्पांस था ना सर। नहीं, इस बात का तो दुख होगा ही, हमारे घर के हमारे एक मेंबर हमसे अलग हो जाते हैं तो इस बात का तो दुख होगा ही। लेकिन राजनीति है, तोड़ जोड़ चलता रहता है, कौन गया कौन आया इससे ज़्यादा हम लोग प्रभावित नहीं होते हैं। हम लोग अपने काम को करते हैं। जो उद्देश्य हम लोग का है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये इसी को हम लोग समर्पित भाव से काम करते हैं और इसको लोगों तक ले जाएंगे। हर एक बिहारी को सम्मान दिलाने का काम हमारी पार्टी करेगी। हमारे साथ विवेक आनंद जी हैं और इनकी जो है एक राजनीतिक विरासत से होकर आते हैं ये। तो सर हम चाहते हैं कि आप अपना एक वही पूरा जो परिचय होता है, पारिवारिक पॉलिटिकल परिचय, वो हमारे दर्शकों को एक बार दीजिए। इसमें देने लायक तो यही है कि हमारे दादाजी, चचेरे दादाजी, सबसे पहले तो उनसे भी पहले ले जाएं। कांग्रेस, बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम जो अध्यक्ष थे पंडित राजेंद्र मिश्र, वो हमारे दादा हुए। उसके बाद पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी, वो भी मेरे दादाजी हुए। ये सब चचेरे दादा हैं। बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी, जो कि केंद्रीय मंत्री भी थे, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्री और कृषि मंत्री, डबल पोर्टफोलियो में थे, वो भी हमारे दादाजी लगेंगे। मेरे पिताजी 1972 में जनसंघ दीपक छाप, उससे 110 राघोपुर विधानसभा हुआ करता था, वहाँ से खड़े हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ वोटों से वो हार गए। तो मेरा परिवार तो रहा है, राजनीतिक परिवार से हम हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम भी लगभग 27-28 सालों से सार्वजनिक जीवन में हैं। मेरे साथ दुर्भाग्य ये रहा है कि हम जिस विधानसभा से लड़ना चाह रहे थे, मेरे पिताजी का जहां काम किया हुआ था, तो वो 110 विधानसभा जो है राघोपुर, वो परिसीमन में टूट के 2 भागों में बट गया है। 41 निर्मली और 45 छातापुर। तो हम 41 निर्मली से अपने को कैंडिडेट घोषित करके हम उस समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। प्रदेश में मंच मोर्चा इस समय हमको रखा गया था। तो जब भी हम टिकट की दावेदारी रखते थे तो गठबंधन धर्म का हवाला देके वो जदयू के कोटे में चला जाता था। तो यही लगभग 16-17 साल हुआ। उसके बाद हम तंग होके, चूँकि अगर कुछ करना है तो एक हाउस तो जाना होगा, तो यहाँ चिराग जी का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विज़न हमको अच्छा लगा और इनका सब कुछ हमको अच्छा लगता है। वो हम क्या कहें, वो तो तारा हैं, स्टार हैं। क्या बात है, स्टार है वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिहार नहीं, वो भारत में चमकेंगे। भारत के वो अच्छे राजनीतिज्ञ में आएंगे और आए हुए आएंगे, क्या आएंगे, मतलब आ गए हैं। बिहार का वो भविष्य हैं। तो अभी जब माहौल है बिहार में, बिहार विधान परिषद का चुनाव चलेगा, अभी तो सिलसिला चालू हो गया, तमाम राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, अपना कैंडिडेट घोषित कर रही हैं। तो क्या इस कंडीशन में हम ये कहें कि विवेक आनंद जी एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, ये स्थानीय निकाय का चुनाव जो है, ये हमारा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जो है, ये बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। और इसमें सिर्फ हम लोग, अगर हम चाहते तो हमको पार्टी टिकट दे सकती थी। हमारा जो है इतना तो वहाँ पर किया हुआ है, जो पार्टी हमको उस योग्य मान सकती थी। लेकिन चूँकि वो सीट निकालना है और जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, वो सबको देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे छत्री यादव जी को वहाँ दिया है। गंगा सागर उर्फ छत्री यादव जी को हम समझते हैं वो सीट निकल जाएगा। लोजपा को पारंपरिक सीट भी रहा है। इससे पहले जो है इजराइल राइन साहब थे, फिर नीतू सिंह जी आई थी, और अभी जो रिसेंटली जो चुनाव होने वाला है, इसमें हम लोगों की स्थिति अच्छी है। संभवतः हम लोग इस बार ये हैट्रिक कर लेंगे। विजय जो होगा, हम लोग का हैट्रिक विजय होगा। चलिए, तो अगली विधानसभा में इंतज़ार रहेगा आपके लिए? हाँ, अगले विधानसभा में पार्टी का इस तरह का है जो हमको वो टिकट देगी।
और काम करने के लिए भी से लोगों ने कहा है और हम कर भी रहे हैं। तो अगली विधानसभा के बाद नीतीश सरकार बदल जाएगा बिहार में? हम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो इशारा बार बार होता है जो कि कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकती है। कभी भी कभी भी बिहार में सरकार गिर सकती है। बिल्कुल कभी भी। अरे आप देख लीजिए ना, हम समझते हैं जो एनडीए का जो घटक दल है उसमें हम और वीआईपी को छोड़ दें तो मुख्य दल जो है बीजेपी और जेडीयू, क्या उसमें आपको लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है? कुछ भी। जो अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जातीय जनगणना पर हमारे नीतीश जी जो हैं वो विपक्षी खेमे के साथ चल जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो जबकि बीजेपी का स्पष्ट एजेंडा है कि जाति करेगी नहीं। तो ऐसा उसके बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए स्पष्ट जो है सो भाजपा कह दी है कि ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, लेकिन ये एक चीज़ हम सर आखिरी सवाल पूछेंगे, लोगों को अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि एलजेपी रामविलास जो है वो एक बैक हैंड जो है भाजपा के हाथ साथ भी पकड़ी हुई है, क्योंकि कभी भी वो भाजपा के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं कहते, हमेशा नीतीश कुमार को ही घेरने में रहते हैं? देखिए ऐसा नहीं है, अगर सिर्फ ऐसा रहता तो फिर सहरसा का ही ले लीजिए स्थायी निकाय का चुनाव, वहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार खड़ी है नीतू सिंह, तो फिर हम लोग को नहीं देना चाहिए था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका पिता पुत्र जैसा प्रेम रहा है। अच्छा। संबंध रहा है, तो इसको वो निर्वाह कर रहे हैं वो भी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विशेष स्नेह रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, तो इसको लोग दूसरे अर्थ में राजनीतिक चश्मा से देखने लगते हैं। अंतर यही है और ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग स्वतंत्र होके जो अच्छा काम करते हैं उनके पक्ष में रहते हैं, जो बुरा करते हैं उसका विरोध करते हैं। यही हमारी पार्टी का रहा है हमेशा। बिहार में जो सुशासन बाबू की सरकार चल रही है आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद करने लायक कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। क्या है आप ही बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं, आपके नज़र में ये क्या अच्छा किया है बताइए। सर वो हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, उनका कुछ काम अच्छा भी रहा है। सड़क के क्षेत्र में जो उनका रहा है, पुल पुलिया के क्षेत्र में जो उनका रहा है, ये सब ठीक है। लेकिन क्राइम पर उनका जो फर्स्ट बार पंचवर्षीय था वो ठीक था। अभी क्राइम का ग्राफ आप देख लीजिए, आए दिन आप पेपर उल्टाइए, आपका किसी भी चैनल को खोल के आप देख लीजिए, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती सब हो रहा है और इस पर प्रशासन का, सरकार का कहीं से कोई प्रभाव नहीं रह गया है। तो ये सबसे दुख होता है। अब इस सरकार को हटा के एक मतलब वैसी सरकार, अच्छी सरकार आनी चाहिए जो बिहार के लिए सोच सके, बिहारियों के लिए सोच सके, बिहार का संपूर्ण विकास हो। ऐसा हम लोग चाह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी बात करने आपका भी बहुत धन्यवाद। और भी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, और तमाम दर्शकों को फिर से होली की शुभकामना। अच्छा ठीक है। तो हमारे साथ विवेकानंद जी थे, एलजेपी रामविलास के प्रदेश महासचिव हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं और काफ़ी बारीकी से तमाम बिहार की राजनीतियों को समझते हैं और उसको अपने अंदाज में बयां करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।